विद्यार्थियों, आपका स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर हम अभी देख रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज। अभी हम पाठ 1 से 6 पाठ तक के वन लाइनर क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे पाठ 7 जीव जनन कैसे करते हैं अध्याय से संबंधित जो वन लाइनर क्वेश्चन है वह हम देखेंगे। यह क्वेश्चन विद्यार्थियों और शिक्षकों सभी के लिए मदद करने वाले क्वेश्चन हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण कराने हेतु यह क्वेश्चन बड़ा ही महत्व रखते हैं। छोटे प्रश्न या वन लाइनर प्रश्न, इसमें आपको जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थान है, सही जोड़ियां हैं, सत्य असत्य हैं, इस प्रकार के प्रश्न हल करने में मदद मिलती है। तो हम देख रहे हैं पाठ 7 जीव जनन कैसे करते हैं। इसका पहला प्रश्न है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है? उत्तर होगा ईस्ट में। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है तो अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बाशय या सभी। तो इसका उत्तर होगा सभी। अंडाशय, गर्भाशय और डिम्बवाहिनी यह मानव में मादा जनन तंत्र के भाग हैं। पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? तो यहाँ पर उत्तर होगा परागकण। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया निषेचन कहलाती है। अंडक का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? अंडक का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। अगला प्रश्न है कायिक प्रजनन का प्रकार होता है कलिकायन, कटिंग, डाल लगाना। तो यहाँ पर भी उत्तर आपका होगा सभी। मानव में निषेचन कहाँ होता है? उत्तर होगा अंडवाहिनी में। प्रश्न 8वां है बीजांड निर्माण करता है। बीजांड किसका निर्माण करता है? तो उत्तर होगा बीज का निर्माण करता है। प्रश्न 9वां है मादा मनुष्य में यौवन अवस्था कब प्रारंभ होती है? तो मानव या मादा मनुष्य में 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच यौवन अवस्था प्रारंभ होती है। प्रजनन किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है तो उत्तर होगा अपने समान संततियों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। तो ब्रायोफिल्म में कलिकायन यह अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण है। नर में वृषण की संख्या कितनी होती है? तो नर में वृषण की संख्या 2 होती है। मादा में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो मादा में अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय में होता है। अब हम देख रहे हैं अगला प्रश्न डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। इसे आप बहुत ही अच्छे से याद करें क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। प्रश्न 16वां है कोश का विभाजन अथवा द्विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। बेजीव होते हैं, एक कोश के जीव होते हैं। कोश का विभाजन द्वारा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। यह क्रिया एक कोशीय जीवों में होती है। अगला प्रश्न मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम जैसे जीवों में प्रजनन होता है। तो इसका उत्तर होगा बहुखंडन द्वारा। पुनर्जनन किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है तो उत्तर होगा पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता पुनर्जनन कहलाती है। अगला प्रश्न है हाइड्रा एवं प्लेन एरिया में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा या प्लेन एरिया में प्रजनन पुनर्जनन या पुनरुद्भवन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है हाइड्रा में एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल या वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करता है। तो ऐसे प्रजनन को क्या कहते हैं? ऐसे प्रजनन को मुकुलन कहते हैं। वे पौधे जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, यह कायक प्रवर्धन कहलाता है। ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित होती हैं, वे क्या हैं? तो वह जो संरचनाएं विकसित होती हैं ब्रेड पर वह राइजोपस या कवक होती हैं। अगला प्रश्न है गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर की कृषि में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कायक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। आनुवांशिक रूप से जनक के समान पौधे किस विधि से उत्पन्न होते हैं? इसका उत्तर होगा कायक प्रवर्धन द्वारा। प्रश्न 25वां है पुष्प किसका रूपांतरण है? तो पुष्प पिरोह का रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है जब पुष्प के पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जनान उपस्थित होता है तो पुष्प एकलिंगी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है पपीता और तरबूज। पुष्प का मादा जननांग में कितने भाग होते हैं? तो मादा जननांग के भाग हम देखेंगे। जैसे पहला आधार पर उभरा अंडाशय होता है, मध्य में लंबा वर्तिका होता है और शीर्ष भाग वर्तिकाग्र होता है। अगला प्रश्न है नर में शुक्राणु का निर्माण किस अंग में होता है? तो नर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, इसलिए वृषण उदर गुहा के बाहर होते हैं। प्लेसेंटा किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है तो वह विशेष रचना जिसके द्वारा भ्रूण को माँ के उदर से पोषण मिलता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। अगला प्रश्न है अंडकोश का कितने दिन तक जीवित रहती है? तो उत्तर होगा 1 दिन तक। अगला प्रश्न है लैंगिक संचरण द्वारा कौन से रोग फैलते हैं? तो लैंगिक संचरण द्वारा गोनेरिया, सिफिलिस
और एड्स फैलते हैं। अगला प्रश्न है, मादा में गर्भधारण रोकने के लिए कौन सी युक्तियाँ हैं? तो मादा में गर्भधारण रोकने के लिए लूप अथवा कापर्टी युक्तियाँ हैं। यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प से वर्तिकाग्र पर होता है तो वह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण मूलांकर भाग से होता है। किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण प्रांकुर भाग से होता है। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। जो यह वाक्य हैं यह रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में आपको मदद करेंगे। मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होता है। सजीवों में अपने ही समान आकृति रूप के नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। अगला वाक्य है, वृषण का कार्य शुक्राणु को उत्पन्न करना है। आगे हम देखते हैं, मादा में अंडाशय की संख्या 2 होती है। ब्रायोफिल्म में कलिकायन या बडिंग विधि द्वारा प्रजनन होता है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कलिकायन होता है। इसकी पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएँ बनती हैं जो कि कुछ समय पश्चात विकसित होकर जड़ सहित संपूर्ण छोटे छोटे पौधों का निर्माण करती हैं। कायिक प्रवर्धन की क्रिया में पौधे के विभिन्न भागों से नवीन पौधे का निर्माण होता है तो इस क्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं। द्विखंडन, एक कोश के जीवों में कोश का विभाजन द्वारा 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को द्विखंडन या द्विविखंडन कहते हैं। गर्भस्थ शिशु माँ से प्लेसेंटा नामक ऊतक से जुड़ा होता है। इसी के द्वारा भ्रूण माँ के गर्भस्थ में पोषित होता है तथा इसी के माध्यम से जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पोषक तत्व प्राप्त करता है। परागण एवं निषेचन में अंतर क्या है, इन्हें हम देखेंगे। तो परागण और निषेचन में अंतर यहाँ हम देख लेते हैं। परागण, पराग कोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुँचने क्रिया को परागण कहते हैं और नर एवं मादा जनन इकाइयों के मिलन को निषेचन कहते हैं। दूसरा अंतर है, परागण के लिए बाह्य साधनों वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है, जबकि निषेचन इसके लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परागण एक बाह्य क्रिया है जबकि निषेचन बीजांड के भीतर होने वाली क्रिया है। परागण इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं है जबकि निषेचन के लिए पूर्व परागण होना आवश्यक है। अब परागण क्या है? परागण वह क्रिया है जिसमें पुंकेसर के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, परागण कहलाती है। स्वपरागण, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। पर परागण क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक किसी माध्यम की सहायता से पहुंचते हैं, इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। ऋतुस्राव क्या है? जब अंड निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की भित्ति में बनने वाली परत का कोई उपयोग नहीं रहता, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है, इसलिए ऋतुस्राव होता है। ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं, जिसे कैलस कहते हैं। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। आगे और भी महत्वपूर्ण वाक्य दिए गए हैं। वृषण, वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अंडाशय, अंडाशय का कार्य अंडाणु उत्पन्न करना तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन स्राव करना है। शुक्रवाहिका क्या है? शुक्रवाहिका शुक्राशय में खुलती है। यह नलिका वीर्य को शुक्राशय में पहुंचाती है। पुंकेसर, यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। यह पतला तंतु के समान होता है। शीर्ष भाग पर परागकोश होता है जिसमें परागकण होते हैं। इसका मुख्य कार्य परागकणों को उत्पन्न करना है। अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में क्या अंतर है उसे भी हम आगे देख लेते हैं। तो अलैंगिक जनन इसमें प्रायः एक जनक भाग लेता है। लैंगिक जनन इसमें प्रायः 2 जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होते हैं जबकि लैंगिक जनन में युग्मक उत्पन्न होते हैं। अलैंगिक जनन प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता, लैंगिक जनन प्रक्रिया में निषेचन होता है। अलैंगिक जनन प्रक्रिया में युग्मनज नहीं बनते, लैंगिक जनन प्रक्रिया में युग्मनज बनते हैं। अलैंगिक जनन प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है जबकि लैंगिक जनन में प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कक्षा 10 की विज्ञान का अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो आपको छोटे प्रश्नों के उत्तर लिखने में मदद करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखने में मदद करते हैं, रिक्त स्थान भरने में मदद करते हैं, सत्य असत्य और भी अन्य जो छोटे प्रश्न
जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको इन वन लाइनर वाक्यों से प्राप्त होंगे। वीडियो के अगले भाग में हम देखेंगे पाठ 8 आनुवांशिकता से संबंधित वन लाइनर वाक्य, छोटे प्रश्न या छोटे प्रश्नों के उत्तर हम अगले भाग में देखेंगे। आप देखना चाहते हैं अगला भाग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगला भाग पब्लिश किया जाता है तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। इन प्रश्नों को या इन वाक्यों को आप अपने साथियों में अवश्य शेयर करें। शिक्षक साथी भी इन वाक्यों को अपने विद्यालय के छात्रों के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, या एक आप ग्रुप बना लें और उस पर इन प्रश्नों या इस वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि आपके छात्रों की मदद हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।